आज माधव जी की बेटी ईसा दुल्हन के जोड़े में सजी इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी हथेलियों पर रची मेहंदी, गहनों की खनक और सितारों से सजे शादी के जोड़े में वह सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। परंतु न उसके चेहरे पर और ना ही उसकी आंखों में वो खुशी नजर आ रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती है। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन ईसा आज खुश नहीं थी। जो कोई भी उससे मिलने उसके कमरे में आता, उसकी सुंदरता की तारीफ करते करते आखिरकार यही सवाल पूछ बैठता, चांद से मुखड़े पर इतनी उदासी क्यों? और फिर खुद ही जवाब दे देता, मायके से बिछड़ने का दर्द हर बेटी की आंखों में छलकता है। यही तो बेटियों का नसीब है। परंतु ईसा किसी से भी कुछ ना बोल पाती। थोड़ी देर बाद जब सभी रिश्तेदार कमरे से बाहर चले गए तो ईसा उदास भाव से खिड़की के पास शून्य में ताकते हुए खो गई। वह सोचने लगी, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए मैंने कितने सुनहरे सपने बुने थे, पर किसे पता था हकीकत उन सपनों से इतनी अलग होगी। इसी बीच उसकी छोटी बहन अंजलि कमरे में दाखिल हुई। उसने ईसा की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में पूछा, दीदी आपकी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है? क्या आप रो रही थीं? अंजलि कुछ देर तक ईसा को निहारती रही, फिर उसके हाथ थामते हुए कही, दीदी मुझे मालूम है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अगर आपका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता तो अब भी समय है, आप मम्मी और पापा से अपने दिल की बात कह दीजिए। मुझे पता है आप भले ही कुछ ना कहें, लेकिन आपका दिल अब भी अमन को चाहता है। अगर आप चाहें तो मैं खुद उनसे बात कर सकती हूँ। दीदी जबरदस्ती किसी रिश्ते में बंध जाना ना आपके लिए ठीक है और ना उनके लिए। अपनी खुशी को कुर्बान मत कीजिए। अरे नहीं अंजलि, तू कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे इस शादी से इनकार ही करना होता तो मैं क्या आज तक इंतजार करती? और मैं यह भी जानती हूँ कि अगर मैंने मम्मी पापा से कह दिया होता मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं, तो वे कभी मुझ पर दबाव नहीं डालते। लेकिन सोच कर देख, जिन मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और समाज में सम्मान से जीने लायक बनाया, उन्हीं के खिलाफ जाकर मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती हूँ? ईसा की भीगी आंखों में उदासी झलक रही थी। उसने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, और तू मेरी फिक्र मत कर, मम्मी पापा मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकते। यह रिश्ता उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही तय किया होगा। उनके फैसले पर मुझे भरोसा है। भीगी आंखें लिए ईसा बोली तो अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दीदी जरा सोचिए तो, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही हैं मुश्किल से एक या दो बार उनसे मिली होंगी, कुछ जानती भी नहीं है उस लड़के के बारे में। और वैसे भी मुझे भी वह कुछ ठीक नहीं लगता, जिस तरह की डिमांड उन्होंने रखी है ना। इससे पहले कि अंजलि अपनी बात पूरी कर पाती, कमरे का दरवाजा खुला। अरे अंजलि, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। सुजाता जी कमरे में दाखिल होते हुए बोली, ये चाबी लो और स्टोर रूम में जाओ, मिठाई के डिब्बे लेकर आओ, जल्दी करो। सुजाता जी की आवाज़ सुनते अंजलि वहां से अपनी बात अधूरी छोड़कर चुपचाप चली गई। लेकिन ईसा का चेहरा हैरानी और असमंजस से भर उठा। उसकी आंखें सवालों से भरी हुई थी, जो सीधे अंजलि की ओर उठी। पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़के वाले बिना दहेज शादी करना चाहते हैं। फिर ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनकी बात हो रही है? ईसा के मन में बड़ी बेचैनी बढ़ने लगी। अंजलि ने चुपचाप चाबी ली और मिठाई के डिब्बे लेने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। ईसा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, माँ मुझे पापा से बात करनी है। वह कहाँ है? अरे बिटिया, तू तो जानती है कि तेरे पापा शादी के काम में कितने व्यस्त हैं। तू अभी आराम से बैठ, मैं तेरी सहेलियों को यहाँ भेजती हूँ। सुजाता जी ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी का सिर सहलाते हुए कहा। लेकिन ईसा का मन बेचैन था। वह जानती थी कि अमन की यादों को भूलने के लिए उसने कितनी कोशिशें की थी। अपने दिल को समझा बुझाकर, अपने जज्बातों को दबाकर उसने इस रिश्ते के लिए स्वयं को मुश्किल से तैयार किया था।
एक मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था अमन, जिससे ईसा की मुलाकात तब हुई थी जब एलएलबी की पढ़ाई के लिए वह कॉलेज गई थी। कॉलेज का पहला दिन था। अपना स्कूटर पार्क करके ईसा जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर आने लगी, उसी समय एक सीनियर विद्यार्थी विक्की और उसके दोस्तों ने फ्रेशर्स की रैगिंग के नाम पर ईसा को घेर लिया। अकेली खड़ी हुई ईसा की आंखें आंसुओं से भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अमन, जो विक्की का क्लासमेट था, उसकी नज़र डरी सहमी और घबराई ईसा पर पड़ी। अबे थोड़ी शर्म कर, लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकता तो कम से कम उन्हें परेशान तो मत कर। यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या फिर लड़कियों को परेशान करने के लिए? अमन ने गुस्से में कहा तो विक्की बोला, यह हमारा मैटर है, तुझे इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी प्रिंसिपल को तेरी सारी करतूतों के बारे में बता देता हूँ। अमन के इतना कहते ही विक्की और उसके फ्रेंड्स के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और इससे पहले वह कुछ कहते, अमन ने ईसा का हाथ थामा और उसे वहाँ से सुरक्षित बाहर ले आया। ईसा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। उस दिन से ईसा के दिल में अमन के लिए एक खास जगह बन गई। वह अमन के स्वभाव से बहुत प्रभावित हो गई। उसके दिल में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना थी और यही बात ईसा को बहुत पसंद आई। कॉलेज में अक्सर ईसा की अमन से मुलाकात हो जाया करती थी। कुछ ही समय बाद वे दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। इधर जब ईसा के माता पिता ईसा की शादी के बारे में सोचने लगे थे, तो एक दिन ईसा ने उन्हें अमन के बारे में बता दिया। लेकिन जब उन्हें यह बात पता चला कि अमन की कास्ट उन लोगों की कास्ट से अलग है, तो माधव जी ने इस रिश्ते के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। और इधर अमन ने जब अपने माता पिता को ईसा के बारे में बताया और उसकी फोटो दिखाई, तो वो झट से राजी हो गए ईसा को अपनी बहू बनाने के लिए। उनके लिए जाति से ज्यादा उनके बेटे की खुशी और होने वाली बहू के संस्कार मायने रखते थे। परंतु अंतरजातीय विवाह के लिए ईसा के पिता बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यह जानकर ईसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईसा ने भरसक कोशिश की अपने माता पिता को मनाने की और ये भी कहा कि अमन से अच्छा लड़का उन्हें कभी नहीं मिल सकता, जो बड़ों का सम्मान करना जानता है और लड़कियों की इज्जत, और सबसे बढ़कर उसे बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन माधव जी का दिल नहीं पिघला। ईसा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अमन से अब दोबारा मिलने की बात तो दूर, उसका नाम भी मत लेना। यही तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। आनन फानन में उन्होंने ईसा की शादी कहीं और तय कर दी, बिना उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी लिए। वह तो यही जानकर खुश थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है, जो उनकी बेटी का ख्याल खूब अच्छे से रखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और जानने की कोशिश भी नहीं की। ईसा का दिल तो जैसे टूट ही चुका था। मन ही मन वह स्वयं को अमन की अपराधी मान रही थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसलिए जो लड़का उन्होंने ढूंढा, उससे चुपचाप शादी करने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद ईसा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह अमन का सामना कर सके। अब वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले वह एक बार आखिरी बार अमन से मिलना चाहती थी, ताकि अमन से माफ़ी मांग सके। लेकिन उसे अपने सामने देख बात करना तो दूर, वह उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। तभी अमन बोला, तुम ठीक तो हो ना ईसा? मुझे माफ़ कर दो अमन। इतना कहते कहते ईसा की आंखें भर आई तो अमन ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है ईसा। तुमने तो पूरी कोशिश की अपनी मम्मी पापा को मनाने की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूँगा। कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो याद कर लेना। तुम हमेशा अपने दोस्त को अपने साथ पाओगी। पुरानी यादों में खोई ईसा अचानक वर्तमान में लौट आई, जब उसकी कजिन्स उसके कमरे में आकर बोल पड़ी, अरे देखो तो, मेहंदी कितनी खूबसूरत रची है दुल्हन की। लगता है तुम्हें अपने पति से ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। वे सब उसे छेड़ते हुए हंसने लगी, लेकिन ईसा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसकी बातों के जवाब में
वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं अभी आती हूँ कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई और अपने पिता को ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में अपने पापा की आवाज़ आई। देखिए समधी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इतनी जल्दी हम गाड़ी का इंतजाम कहाँ से कर पाएंगे? आपके कहे अनुसार हमने पूरे परिवार के कपड़े और गहने 10 लाख रुपए कैश का इंतजाम भी कर दिया। मेहमानों के लिए एक बढ़िया से उपहार की व्यवस्था भी की। शादी में बाकी के खर्च भी कुछ कम नहीं होते। अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया हम लोगों ने। अब इस टाइम पर आप 15 लाख की कार का इंतजाम करने को कह रहे हैं। इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? कहते हुए माधव जी निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या कहा जी उन्होंने? सुजाता जी ने पूछा तो माधव जी बोले, कहते हैं कि हमने तो अपनी इच्छा आपके सामने रख दी है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सुजाता, अब इतने कम समय में इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? और अगर कर भी दिया तो हमारी छोटी बेटी का क्या होगा? उसकी पढ़ाई शादी सब कैसे करेंगे? कहते हुए माधव जी का स्वर रुआसा सा हो गया। उसी समय ईसा को अपने सामने खड़े देखकर माधव जी हैरान रह गए। क्यों पापा, क्यों छुपाई आपने मुझसे यह सब बातें? आप दहेज के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। ईसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, बारात किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। सुजाता ने कहा तो ईसा बोली, लेकिन माँ यह सब तो गलत है ना। एक और तो आप अपनी बेटी को वकालत की पढ़ाई करवा रही हैं ताकि वह दूसरों को इंसाफ दिला सके, और दूसरी ओर इतनी बड़ी नाइंसाफी सहन कर रही हैं। मेरा घर बसाते बसाते मेरे माता पिता सड़क पर आ जाएं, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं ईसा बेटी, तुमको इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब इंतजाम हो जाएगा। माधव जी ने कहा तो ईसा बोली, पापा बात यह नहीं है कि इंतजाम हो पाएगा या नहीं। बात सही और गलत की है, और गलत बात को सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं है। अरे बेटी, दहेज तो दुनिया की रीत है और यह हर बेटी के माँ बाप दिया करते हैं। फिर तो ये भी तो सोच कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है, कुछ तो डिमांड करेंगे ना वो लोग। लेकिन पापा, मैंने कब कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही हो? अगर वह लोग दहेज की मांग कर रहे थे तो क्या जरूरत थी उस घर से रिश्ता तय करने की? ईसा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह की बात करने की? तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। कहते हुए सुजाता जी ने ईसा को वहां से भेज दिया। फिर आंखों की आंसुओं को छिपाते हुए बोली, क्या सोचा है आपने? कैसे करेंगे इतने पैसों का इंतजाम? तभी माधव जी बोले, मैं बात करता हूँ समधी जी से। मुझे यकीन है कि वह हमारी बात को जरूर समझेंगे, और अगर ना माने तो कम से कम कुछ समय की मोहलत तो दे ही देंगे ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सकें। इधर ईसा यह सोचकर परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए। अपने कमरे में आकर निराश होकर बैठ गई। फिर खुद से ही बोल उठी, कुछ समझ नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ? पर चुप बैठने से भी तो कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। क्या मुझे रजत जी को फोन करना चाहिए? हाँ, यही ठीक रहेगा। वह पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो शायद वह मेरी बात को समझेंगे। ईसा ने रजत को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन ईसा बार बार फोन करती जा रही थी। आखिरकार रजत ने फोन उठाया और बोला, क्या बात है ईसा? 10 मिस कॉल, ऐसी क्या बात हो गई? रजत जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। लेकिन ईसा, आज हमारी शादी है, अब उससे ज़्यादा ज़रूरी बात और क्या हो सकती है? प्लीज़, बहुत ज़रूरी बात है रजत जी। तो ठीक है, बारात घर से निकल चुकी है, आधे घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचते ही मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है रजत जी, मैं यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कहकर ईसा ने फ़ोन रख दिया। अब ईसा के मन में उम्मीद की एक किरण जागी थी, लेकिन अभी उसका मन बेचैन ही था। कुछ देर बाद जब बारात पहुंची तो ईसा बड़ी बेसब्री से रजत का इंतजार करने लगी, लेकिन जब कुछ देर तक वह नहीं आया तो उसने रजत को फिर से फ़ोन लगा दिया।
उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और रजत भड़कता हुआ अंदर आया। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा ईसा, जो तुम शादी तक का इंतजार नहीं कर सकी? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ? अब जल्दी से बताओ भी, क्या कहना है तुम्हें? इतना समय नहीं है मेरे पास। माफ करना रजत जी, बात ही कुछ ऐसी थी। रजत जी, मुझे पता चला है कि आपके माता-पिता ने मेरे पापा से अच्छे खासे दहेज की मांग की है और अब एक बड़े कार की डिमांड रख रहे हैं। अरे तुम इस बात पर परेशान हो रही थी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज के ज़माने में यह सब तो आम बात है। इसका इतना बड़ा इशू बनाने वाली क्या बात है? इसका मतलब आपको दहेज लेने से कोई ऐतराज नहीं है? ईसा ने हैरानी से पूछा तो रजत बोला, क्यों, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? वैसे भी यह सब तो बड़ों की बातें हैं। और ईसा, मेरे पापा ने तो सिर्फ 10 लाख रुपए और एक बड़ी कार की डिमांड रखी है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमारी जाति में तो 1 करोड़ का दहेज भी आम बात है। अपने होने वाले पति रजत की बात सुनकर ईसा की हैरानी का ठिकाना न रहा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों के विचार ऐसे भी हो सकते हैं। फिर वह बोली, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तो आपने कहा था कि आप समाज सुधार में विश्वास रखते हैं, कुछ भी गलत होता देखते हैं तो उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब आपकी असलियत कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं। ओह कम ऑन ईसा, इतना भी बतंगड़ बनाने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पापा ने दहेज की बात शुरुआत में ही कर ली थी और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था और उन्होंने ही दहेज में 10 लाख रुपए देने के लिए हाँ की थी। तभी मेरे पापा ने यह रिश्ता पक्का किया था। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? गुस्से से बौखलाते रजत ने चिल्लाते हुए कहा तो ईसा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वह स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा, अगर 10 लाख रुपए और बाकी का दहेज मेरे पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो फिर आज आप लोगों की तरफ से गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? और वह भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार चाहिए आपके पिताजी को। अरे ईसा, तो क्या हो गया, इतना तो शादी ब्याह में हो ही जाता है। रजत ने कहा तो ईसा बोली, तो ठीक है, अगर यह शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। ईसा का स्पष्ट जवाब सुनकर रजत हक्का बक्का रह गया और फिर बात को संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है ईसा, तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है ना, तो मैं अभी अपने पापा से बात करके गाड़ी का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। मैं समझा लूँगा अपने पापा को, इसके बाद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अब तो खुश होना ईसा। अब मैं बाहर जाता हूँ, देर हो रही है और बाहर सब लोग यह सोच रहे होंगे कि दूल्हा आखिर कहाँ गया। एक नकली सी हंसी हंसते हुए रजत बोला और झट से बाहर निकल गया। रजत की बातों से ईसा संतुष्ट नहीं थी, परंतु अपने पिता की इज्जत के बारे में सोचकर वह चुप रह गई और अकेले में बहते अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम थी। थोड़ी देर बाद रजत ने ईसा को फोन किया और कहा, ईसा, मैंने पापा से बात कर ली है और वह मान गए हैं। तो ईसा ने कहा, ठीक है रजत जी, धन्यवाद। इतना कहकर ईसा ने फोन रख दिया, परंतु रजत के विचार जानकर इतना तो उसे समझ में आ ही गया था कि वो उसके लिए एक सही लड़का नहीं है। उन दोनों के सोच विचार आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। ईसा वरमाला के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तैयार हो ना? कमरे में आते हुए ईसा की सहेली रूपाली ने कहा तो तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए ईसा बोली, हाँ रूपाली, बिल्कुल तैयार हूँ, देख कर बता तो कोई कमी तो नहीं लग रही है? एक कमी तो है, मेरी सहेली के चेहरे से मुस्कान गायब है। यह सुनते ही ईसा की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई तो रूपाली बोली, बस भी करो ईसा, और कितनी कोशिश करोगी अपने आंसू छुपाने की? अब भी समय है तुम्हारे पास, मना कर दो इस शादी के लिए। क्या रूपाली, तू भी वही बात लेकर बैठ गई? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं यह शादी क्यों कर रही हूँ। तभी
अंजलि अंदर आते हुए बोली, हाँ, आप यह शादी पापा के कहने पर कर रही हो, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है कि आप इस शादी के बाद बहुत खुश रहने वाली हैं। लेकिन सच्चाई आप भी जानती हैं। आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहती हो? किसी कायर की तरह मैं यहाँ से भाग जाऊँ और छोड़ दूँ अपने माता-पिता को इस कलंक के साथ? एक अपमान भरी ज़िंदगी जीने के लिए सब लोग उनसे तरह-तरह के सवाल करेंगे। उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर उँगली उठाएँगे। समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेंगे मम्मी-पापा। हरगिज़ नहीं, इतना स्वार्थी मैं नहीं हो सकती, जो बीच मझधार में अपने मम्मी-पापा को छोड़कर चली जाऊँ। ईशा, वरमाला के लिए देर हो रही है बेटी। बाहर सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आओ। सुजाता जी ने बाहर से आवाज़ लगाई। जी माँ, हम दीदी को अभी लेकर आ रहे हैं। पूरा हाल फूलों से सजा था। जैसे ही ईशा बाहर आई तो सबकी नज़रें उस पर टिक गई। गीत बजने लगा। रजत की हाइट से मैच करने के लिए ईशा को हील्स पहनने को कहा गया था। अंदर ही अंदर घुटती ईशा जैसे ही चलकर स्टेज तक जाने लगी, तभी फर्श के पीछे कारपेट के किनारे पर उसकी हील्स अटक गई। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह वहीं पर गिर गई। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी अंजलि और रूपाली ने उसे उठने में मदद की। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटा? सुजाता जी ने पूछा तो ईशा बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी सैंडल टूट गई है। अंजलि जल्दी से जाकर ईशा के लिए दूसरी सैंडल लेकर आई। इस दौरान स्टेज पर बैठा रजत ये सब देख रहा था, लेकिन उसने वहां से उठकर आने की हजमत नहीं उठाई। वरमाला संपन्न होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे तो रजत धीमी आवाज में ईशा को झिझकते हुए बोला, संभल कर नहीं चल सकती थी क्या? खामखा सब लोगों के बीच मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी। और अपनी शादी वाले दिन तो कम से कम ब्रांडेड सैंडल पहन कर आती। अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का तो ख्याल किया होता। रजत के मुंह से ऐसे करवाहट शब्द सुनकर ईशा आश्चर्यचकित थी। रजत जी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, उल्टा आप मुझ पर ही भड़क रहे हैं। मन ही मन ईशा सोचने लगी, लेकिन उसने रजत से कुछ न कहा। सभी मेहमान बारी बारी से स्टेज पर आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद समारोह समाप्त होने के बाद एक और मेहमान खाना खाने लगे तो दूसरी ओर संगीत की आवाज ऊंची हो गई और रजत के दोस्त डीजे पर नाचने लगे। कुछ ही देर बाद वे लोग रजत को भी डांस करने के लिए ले गए। इधर ईशा को भी उसकी सहेलियों ने अपने पास बिठा लिया। फेरे होने में भी काफी समय बाकी था। ईशा उदास बैठी थी तो उसकी सहेलियां उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ हंसी मजाक करने लगी। परंतु रजत की तीखी बातें रह रहकर ईशा के दिल को आहत कर रही थी। फिर खुद से ही बोल उठी, कहाँ वो अमन जो मेरी आंखों के एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और कहाँ यह दूल्हे राजा जिन्हें अपनी होने वाली पत्नी की परेशानियों से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड की चिंता है। कुछ देर बाद जब म्यूजिक बंद हो गया तो रजत के सभी दोस्त खाना खाने के लिए चले गए। इधर ईशा ने देखा कि रजत वहां नहीं था। बैठे बैठे ईशा भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो सुजाता जी ने उसे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। अंजलि और रूपाली उसे वहां से ले गईं, परंतु जैसे ही वो तीनों कॉरिडोर की तरफ जाने लगी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वाह रजत, मजा ही आ गया। क्या शानदार पार्टी थी। लेकिन यार, फिलहाल तो तूने बात को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, लेकिन कभी ना कभी तो ईशा भाभी के सामने सारी सच्चाई आ ही जाएगी, तब क्या होगा? अरे यार, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या परेशानी है? मुझे तो बस किसी भी तरह शादी हो जाने तक इस बात को संभालना है। यह बात तो मैं पहले ही जानता था कि ईशा दहेज के खिलाफ है, और अगर अब मैं बात को ना संभालता तो वह शादी करने से मना कर देती, और अगर ऐसा हो जाता तो मेरी और मेरे परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हो जाती। मैं तो सीधा अपने ससुर जी के पास चला गया और उन्हें बता दिया कि उनकी लाडली बेटी ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया।
बस फिर क्या था, इस बात के लिए उन्होंने मेरे से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी और अभी तक दहेज में जो गाड़ी देने से वह आनाकानी कर रहे थे, अब गाड़ी भी देने को तैयार हो गए। बस लेन-देन की कोई भी बात ईसा के सामने नहीं आएगी। अच्छा, इसका मतलब तो यह हुआ कि भाभी को पता भी नहीं चला और तुम्हें पूरा दहेज भी मिल जाएगा। वैसे तो दहेज लेना बनता है, आखिर सरकारी नौकरी है मेरे दोस्त की। कोई छोटी-मोटी बात थोड़ी ना है। तुझे तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाता। दोस्त ने कहा तो रजत बोला, हाँ रिश्ते तो बहुत मिल जाते, दहेज भी खूब मिलता, पर यार ईसा जैसी खूबसूरत और इतनी पढ़ी लिखी लड़की मिलना कोई आसान बात नहीं थी। और तुझे मालूम है कि मैं किसी अनपढ़ गँवार या कम खूबसूरत दिखने वाली लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। मुझे तो बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी। और फिर दिमाग तो उसका मैं शादी के बाद ठिकाने लगा ही दूंगा। रजत की बात सुनकर ईसा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी रजत के दोस्त ने कहा, लेकिन रजत तूने भाभी की इतनी बातें चुपचाप कैसे सुन ली? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तेज तर्रार और दबंग रजत कहीं भाभी के सामने भीगी बिल्ली बनकर रह जाए। बस एक बार शादी हो जाने दे। जितनी भी बातें सुनाई है उसने, उसका तो मैं सूद समेत हिसाब लूंगा। सबसे पहले तो उसकी वकालत छुड़वाऊंगा, जिसके बल पर उसकी कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है। शादी के बाद उस पापा के परी के पर काटकर मैंने उसकी जुबान पर ताला न जड़ दिया तो मेरा नाम भी रजत नहीं। ये सारी बातें सुनकर ईसा हक्की बक्की खड़ी रह गई। वहीं अंजलि और रूपाली की भी हैरानी का ठिकाना न रहा। इससे ज्यादा ईसा और कुछ न सुन पाई। वहां से दौड़ती हुई वह अपने कमरे में चली आई और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर अंजलि से भी रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया। माधव जी उस समय मंडप की तैयारी देख रहे थे। पापा, आप जल्दी से कमरे में आइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन बेटी, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या बात है? माधव जी ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। फ़ोन पर नहीं बता सकती, आप आइए तो। सारी तैयारियां छोड़कर माधव जी ईसा के कमरे में तो उनके पीछे पीछे सुजाता जी और उनके छोटे भाई यानी ईसा के मामा भी आ गए। उनके अंदर आते ही अंजलि बोली, पापा आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप दीदी से, जो उनकी शादी ऐसे घर में कर रहे हैं? अंजलि, क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं? सुजाता जी ने गुस्से में कहा। तो अंजलि बोली, माँ मेरी बहन की जिंदगी दांव पर लगी है। इस समय तो मुझे और कोई तरीका नहीं सूझ रहा है। एक बार नज़र उठाकर देखिए तो सही अपनी बेटी की तरफ, क्या हालत हो चुकी है उसकी। ईसा बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? माधव जी ने पूछा। लेकिन ईसा चुप रही। तभी माधव जी बोले, बेटी विश्वास रख, रजत एक बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा, चिंता मत करो। हाँ ईसा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े नसीबों से मिलते हैं सरकारी नौकरी वाले लड़के। ईसा के मामा ने कहा तो ईसा बोली, नहीं मामा जी, नसीब से नहीं मिलते, पैसों से मिलते हैं। बोली लगाते हैं उनके माँ बाप उनकी। क्यों पापा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? लेकिन पापा मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए। जो बिन मांगे दिया जाता है उसी को उपहार कहते हैं। अगर सामने से मांग कर कोई चीज़ लेता है तो वह भीख कहलाती है और मांगने वाले भिखारी। आप ही देख लीजिए आप अपनी बेटी को किस घर में भेज रहे हैं। तभी ईसा के मामा बोले, ईसा बेटी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारी शादी से बारात वापस लौट जाएगी तो तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी ईसा ने एक नज़र उठाकर अपने माता पिता की ओर देखा और दोनों के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे। जब वे दोनों कुछ ना बोले तो ईसा ने कहा, ठीक है, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी बड़े आराम से कर सकती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ईसा के कहने पर सब लोग वहाँ से बाहर आ गए और अकेले में ईसा फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके माँ बाप, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था और फेरों की मुहूर्त नजदीक थी, लेकिन बार बार रोने के कारण ईसा का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रूपाली ने उसे फिर से तैयार किया और उसके मम्मी पापा के कहने पर फेरों के लिए उसे मंडप में लेकर आई। लेकिन ईसा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे जैसे करने को उसे कहा जा रहा था, वह किसी कठपुतली की तरह वह सब करती जा रही थी। फेरे समाप्त होने के बाद माधव जी ने अपनी बेटी ईसा का कन्यादान किया और ईसा का हाथ दूल्हे के हाथ में थमा दिया।
विवाह संपन्न हो गया था और इसके साथ ही दुल्हन बनी ईसा की बची कुची उम्मीदें भी टूट चुकी थी। लेकिन जैसे ही विदाई का समय हुआ तो रजत के पिता ने कहा, समधी जी, इतना भी जल्दी क्या है अपनी बेटी को विदा करने की? पहले दहेज का सामान तो देख लें। तो माधव जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, यह सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी विदाई तो हो जाने दीजिए। तो रजत के पिता लगभग गरजते हुए बोले, अरे माधव जी, ना तो अभी तक 10 लाख रुपए हमारे हाथ में आए हैं और ना ही कहीं नई गाड़ी नजर आ रही है। ऐसे में बेटी की विदाई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चलो बेटा रजत, अगर यह लोग कुछ देने को तैयार नहीं है तो बिना दुल्हन के ही बारात यहाँ से जाएगी। रजत के पिता ने कहा, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उसने ईसा का हाथ कसकर पकड़ लिया। रजत, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? या फिर शादी होते ही जोरू का गुलाम बन गया? छोड़ दे इस लड़की को। जब तक हमारे हाथ में दहेज के पैसे नहीं आ जाते हम इस लड़की को अपने घर लेकर नहीं जाएंगे। रजत, तुम आ रहे हो या नहीं? उसके पिता ने कड़कती आवाज में कहा। तो ईसा के मामा बोले, जी जरूर जाएगा रजत आपके साथ। ऐसा कहते हुए वह अंदर गए और रजत को अपने साथ लेकर आ गए। रजत को देखकर सब लोग भौचक्के रह गए। सब लोगों के सामने बनियान और अंडरवियर में खड़ा था। यह सब देखकर ईसा हक्की बक्की रह गई। अगर रजत सामने है तो मेरी शादी किससे हो गई? यह सोचते हुए ईसा ने जैसे ही दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या सपना। खुशी और आश्चर्य मिश्रित भाव लिए वह बस उसे देखते ही जा रही थी, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अमन खड़ा था। यह सब यहाँ क्या हो रहा है? और रजत, तुम अंदर क्या कर रहे थे? और वह भी इस हालत में? गुस्से से तमतमाते हुए रजत के पिता बोले। तभी रजत ने कहा, पापा, हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। मैं तो बस वॉशरूम गया था, ना जाने मुझे कैसे बेहोश कर दिया गया, और उसके बाद जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को ऐसी हालत में स्टोर रूम में बंद पाया। यह क्या बदतमीजी है माधव जी, मुझे इस हरकत का जवाब चाहिए। रजत के पिता गुस्से से तिलमिलाते हुए बोले। तो माधव जी ने कहा, जी बिल्कुल देंगे, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन पहले अंजलि बेटी, सुनाना तो इन्हें इनके सुपुत्र के विचार। जी पापा, कहते हुए अंजलि ने रिकॉर्डिंग चला दी। वहां मौजूद सभी लोगों ने रजत और उसके दोस्त के बीच हुई सारी बातें सुनी तो सब हैरान खड़े रह गए। और उधर यह रिकॉर्डिंग सुनकर रजत और उसके माता पिता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। दरअसल जिस समय रजत यह सब बातें बोल रहा था उसी समय अंजलि ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। अब यहाँ से निकलते हैं या फिर धक्के मार कर निकालें? तभी रजत ईसा की ओर बढ़ा और बोला, मुझे तो पहले से ही तुम्हारी नीयत में खोट नजर आ रही थी। अपने इसी प्रेमी से शादी करने के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अमन गुस्से से बोला, खबरदार, मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू बोलने लायक नहीं रहेगा। तभी अंजलि बोली, अरे जीजा जी, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? मैं पुलिस को फ़ोन लगाती हूँ ना। पुलिस के हाथ में सब सबूत दे देंगे और फिर पुलिस इनका वह हाल करेगी कि दहेज मांगना तो दूर, दहेज शब्द से भी इन्हें नफरत हो जाएगी। थोड़ी ही देर में रजत के पिता अपने सभी रिश्तेदारों के साथ अपना समूह लेकर निकल गए। फिर माधव जी ईसा के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, ईसा बेटी, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम्हारा दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। थोड़ी देर में अमन के माता पिता भी वहां आ गए। ईसा और अमन ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर ईसा माधव जी की ओर देखते हुए बोली, लेकिन पापा, यह सब कैसे? और अमन जी यहाँ कैसे पहुँचे? तो माधव जी ने कहा, ईसा बेटी, हमसे बात करने के बाद जब तुम कमरे में अकेली बैठी थी उस समय अंजलि ने हमें रजत की रिकॉर्डिंग सुनाई, और उस नीच इंसान ने जो भी तुम्हारे बारे में कहा सुनकर कलेजा जलने लगा मेरा। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए।
वो तो भला हो तेरी बहन अंजलि का, जिसने हमें अमन और उसके माता-पिता से बात करने का सुझाव दिया। बेटी, सच कहूँ तो अपनी बिरादरी के लोगों का यह हाल देखकर मुझे समझ में आया कि इंसानियत से बढ़कर कोई जात नहीं होती। इसलिए मैं तेरे मामा और अंजलि को लेकर अमन के घर पहुँच गया और अमन के माता-पिता से इस विषय में बात की। बस फिर क्या था, उन्होंने खुशी-खुशी इस रिश्ते को स्वीकृति दे डाली और दूल्हा बदलने की जिम्मेदारी तेरे मामा ने ले ली। थैंक यू पापा, कहते हुए ईसा अपने पिता के गले लग गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर माधव जी अमन के पास आए और बोले, बेटा, हालांकि तुम्हारे माता पिता ने किसी भी तरह का दहेज लेने से साफ साफ इनकार किया है, लेकिन यह 10 लाख रुपए मैं आप दोनों को विवाह के उपहार के रूप में देना चाहता हूँ, मना मत कीजिएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने पैसे आगे बढ़ाए तो अमन बोला, नहीं पापा, हमें समझने में शायद आपको कुछ गलती हुई है। मैं 10 लाख रुपए तो क्या, एक पैसा भी आपसे नहीं ले सकता। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हम दोनों को अगर कुछ चाहिए तो आप लोगों का आशीर्वाद। और ईसा की चिंता बिल्कुल ना करें, आपकी बेटी को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अमन के विचार जानकर माधव जी और सुजाता जी के साथ साथ सभी रिश्तेदार भी अंदर तक गदगद हो गए थे। सुजाता जी और माधव जी ने हंसी खुशी से अपनी बेटी को उसके ससुराल विदा किया। ईसा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में सब लोग ईसा का इतना ख्याल रखते थे कि उसे मायके की याद तक नहीं आती थी। अमन एक बहुत बड़ा वकील था और ईसा की वकालत की पढ़ाई का अंतिम वर्ष चल रहा था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब ईसा ने अमन से बात की कि वह वकालत की प्रैक्टिस शुरू करना चाहती है, तो अमन ने ऐसा करने से उसे साफ साफ मना कर दिया। यह सुनकर ईसा हैरान हुई तो अमन बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी में बहुत काबिलियत है, इसलिए एक बार मेरे कहने पर तुम सिविल जज की परीक्षा दो। अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं और जज की परीक्षा? ईसा हैरान रह गई। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और मुझे मालूम है कि तुम मेरे विश्वास पर खरी उतरोगी। अमन के कहने पर ईसा ने सिविल जज का एग्ज़ाम देने के लिए जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि केवल कुछ नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ईसा बहुत निराश हो गई, लेकिन उसके सास ससुर और अमन ने उसे फिर से एग्ज़ाम देने को प्रोत्साहित किया। इस बार उसने पहले से भी अधिक मेहनत की और आखिरकार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। परिणाम सुनकर खुशी के मारे ईसा रो पड़ी। कुछ ही समय में सिविल जज के तौर पर उसे अपॉइंटमेंट कर लिया गया। आज ईसा और अमन के विवाह को पूरे 4 साल हो चुके थे। कोर्ट में बैठे हुए ईसा के पास अमन का फ़ोन आया। अरे मेरी जज साहिबा, ये तो बताइए कहाँ घूमने चलना है आज, हमारी शादी की सालगिरह के दिन? अमन ने पूछा तो ईसा बोली, सॉरी अमन, आज तो हमारा कहीं जाना नहीं हो पाएगा। कोर्ट में दहेज का एक मामला आया है, जिसमें लड़की को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है कि अस्पताल में गंभीर रूप में वह भर्ती है और उसका बयान मैं खुद लेने जाना चाहती हूँ। तो अमन ने कहा, ईसा, हम दोनों के बीच यह सारी कहाँ से आ गई? तुम्हारा काम ज़्यादा ज़रूरी है, सालगिरह के सेलिब्रेशन का क्या? फिर हम कभी और चलेंगे। चलो शाम को मिलते हैं। इतना कहकर अमन ने फ़ोन रख दिया और ईसा गाड़ी में बैठकर अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी उस महिला का बयान लेने के लिए चली गई। लड़की को आईसीयू में रखा गया था। दर्द के मारे वह जोर जोर से कराह रही थी। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालत ऐसी थी कि देखकर ईसा की रूह कांप उठी। फिर खुद को संभालते हुए उसने बयान लेना शुरू किया। तो वह लड़की, जिसका नाम मीनू था, कांपते हुए स्वर में बोली, मैडम, 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। पूरे 15 लाख रुपए दहेज में मांगे थे मेरे ससुर ने। मेरे पिता ने जैसे तैसे कर्ज उठाकर उनकी मांग पूरी की, लेकिन इस सब से भी उनका पेट नहीं भरा तो शादी के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर आए दिन मुझे मायके से पैसा मांगने को कहते। अगर मैं मना कर देती तो मेरा पति मुझे मारने पीटने लगता। मैं भी आखिर कब तक अपने माँ बाप को परेशान करती। एक दिन तो मैंने मन पक्का कर लिया
दिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। उसी दिन मेरे पति ने मुझे बेल्ट निकाल कर बहुत बुरी तरह से पीटा। जब उन्हें महसूस हुआ कि मैं किसी भी तरीके से मानने वाली नहीं हूँ, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने केरोसिन डालकर मुझ पर माचिस की तीली से कहते-कहते वह फिर से ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। क्या कोई इंसान दरिंदगी की इस हद तक जा सकता है? सोच-सोच कर ईसा का कलेजा मुँह को आ रहा था। फिर वह लड़की बोली, "वह तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी-जल्दी से दौड़कर बाहर आ गई और मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी मेरी मदद के लिए आ गए, नहीं तो आह! दर्द के कारण मीनू फिर से कराहने लगी। उसने देखा लड़की की एक बाजू और गर्दन का कुछ हिस्सा जल चुका था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। तुम घबराओ मत, तुम पर किए गए एक-एक जुर्म का हिसाब होगा। ईसा के आर्डर पर लड़की के ससुराल वालों को नोटिस भिजवा दिया गया और जब मुकदमे की सुनवाई के लिए वे कोर्ट में हाजिर हुए, तो उन्हें देखकर ईसा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह लोग कोई और नहीं बल्कि दहेज के लोभी रजत और उसके माता-पिता थे। उन्हें देखते ही ईसा के दिमाग में अपने अतीत की घटनाएं घूमने लगीं। फिर सोचने लगी, अगर उसी दिन इन लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करके इन्हें जेल भिजवा दिया होता, तो शायद यह किसी और लड़की को अपना शिकार न बना पाते। रजत और उसके माता-पिता भी ईसा को देखकर पहचान गए। ईसा ने पहले उस लड़की के माता-पिता का बयान लिया। तभी रजत के पिता उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, "जज साहिबा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।" फिर ईसा ने कहा, "आप तो चुप ही रहें, वही बेहतर होगा। आप जैसे दरिंदे किस हद तक जा सकते हैं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है।" फिर ईसा ने रजत के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को कोर्ट में बुलवाया और बयान लिया और सारी असलियत सामने आ गई। रजत के माँ बाप को पूरे मामले का दोषी करार देते हुए 5 साल की कड़ी सजा सुनाई, जबकि रजत को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ हर्जाने और जुर्माने के तौर पर मीनू को 50,000 रुपये देने का हुक्म दिया और ये भी कहा, यदि मुआवजे की रकम तय समय पर नहीं चुकाई गई तो सजा की सख्ती के साथ साथ अवधि में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सजा सुनते ही रजत के पिता गिड़गिड़ाने लगे, "ईसा बेटी, हम पर रहम करो। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे।" लेकिन ईसा ने उनकी एक न सुनी। अदालत का फैसला अंतिम है, इतना कहते हुए वह अपनी कुर्सी से उठ गई। आज रजत और उसके माता पिता सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं और हर पल अपने किए पर पछता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।